हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे का स्वागत करता हूं आपके अपने शिकार बैच के पहले लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे 11th कॉमर्स के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये पहला लेक्चर होने वाला है, जहां पे आज हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जी हाँ दोस्तों, अब इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस सब्जेक्ट को जितना आपने सुना होगा इस सब्जेक्ट के बारे में कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा ये है, फलाना ढिमकाना ये है। मैं आपको एक चीज पहले, सबसे पहली चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। हार्ड उनके लिए जो रेगुलर बेसिस पे इस सब्जेक्ट को कवर नहीं करते। हार्ड उनके लिए जो अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है तो उस चैप्टर को स्किप करके अगले चैप्टर में बैठ जाते हैं, उनके लिए। हाँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इसको रट्टा मारने के बजाय इसको समझने की कोशिश करेगा, जो इसको कभी कभी करने के बजाय रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेगा, तो मैं ये कह रहा हूँ ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही प्यारा और सबसे ईजी सब्जेक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, तो तैयार हो तो चलो एक करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हो। साथ ही साथ अगर ये सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट जरूर कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। ठीक है, और अपने कॉमर्स वाले 11th कॉमर्स वाले दोस्तों का शेयर कर देना कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके लिए ऐसे ही प्रिपेयर करके क्या मैं लाता रहूं, और आपके जो सिलेबस है मैं आपके यूनिट टेस्ट आपकी स्टार्ट होने वाली है उस यूनिट टेस्ट के पहले मैं कवर कर दूं, और आपको कई सारे जो नोट्स हैं वो भी आपको दे दूं कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एक चीज और, अगर आपने अभी तक हमारे डेडिकेटेड जो व्हाट्सएप चैनल है अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। ये रहा स्कैनर। ठीक है, इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे 11th कॉमर्स का जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्या ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। जितने भी नोट्स वगैरह रहेंगे, जितने भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे, आपको इसी चैनल पे क्या मिलने वाला है। चलिए अब देखो, कहानी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी किसकी सुनाना चाहूंगा? कहानी में रोहन की सुनाना चाहूंगा। रोहन नाम का एक लड़का था जो क्या कर रहा था, समर वेकेशन में ये सोच रहा था कि भाई गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में मैं काम करता हूं, मैं घर पे खाली बैठा हूं, मेरे स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी चल रही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक जूस की शॉप क्या ओपन कर लेता हूं, जहां पे मैं क्या करूंगा, मैं फ्रेश फ्रेश जूस क्या लोगों को पिलाया करूंगा बना बना के। ठीक है, अब ये चीज जो है, अब बच्चा छोटा से ही है रोहन, थोड़ी थोड़ा मेरी तरह दिखता है। ठीक है, अब ये इसके पास पैसे कहां से आएगा? इसने तो एक आइडिया लगाया कि हाँ मुझे इस तरह का बिजनेस या फिर इस तरह का काम क्या शुरू करना चाहिए, लेकिन इसको पैसे तो चाहिए ना। पैसे के लिए किसके पास गया? ये अपने पापा के पास गया। बोला पापा पापा, मैं अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मैं घर पे खाली बैठा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि इस गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे फ्रेश जूस का मैं बिजनेस स्टार्ट करूं और उससे मैं क्या करूंगा, कुछ कमाऊं भी। अब यहाँ पे उसके पापा बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है बेटा, कितने पैसे चाहिए? तो बोलता है रोहन, बोलता है कि पापा मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या 10,000 रुपए चाहिए? तो पापा ने भी बिना सोचे समझे क्या निकाला, उनको अपने बेटे पे बहुत भरोसा था, तो उन्हें 10,000 रुपए निकाला और रोहन को दे दिया। अब जब रोहन को 10,000 रुपए दिया तो रोहन ने क्या किया, पहले दिन क्या किया, पहले 3,000 के क्या खरीदे, फ्रूट्स खरीदे, क्योंकि फ्रूट जूस का दुकान खोला था। फिर पेपर कप्स खरीदे 500 रुपए के। सही बात है ना, जूस देगा कि इसमें हाथ में तो देगा नहीं ऐसे से पीने के लिए, तो कब चाहिए थे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पहले दिन उसकी जूस की सेल कितनी हो गई, उसकी जूस की सेल 5,000 की हुई। कितनी की? 5,000 की जूस की सेल उसकी यहाँ पे हमें देखने मिली। अब यहाँ पे शाम को जब वो घर पे गया, पूरा दिन बिजनेस करेगा, अब पापा है 10,000 रुपए दिए, बट वैसी बात है हिसाब तो मांगेंगे। तो पापा ने पूछा बेटा ये बताना आज कितना प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस हुआ है, तो आज कितना लॉस कमाया। लेकिन हमारे जो रोहन भाई है, रोहन भाई कहते हैं पापा मुझे तो याद ही नहीं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने का सामान खरीदा था, कितने की कौन सी चीज आई थी, मुझे याद ही नहीं आई। तब हमारे पापा होते तो हमारे पापा कुटाई कर देते, सुताई कर देते। लेकिन रोहन के पापा ने क्या बोला, बेटा देख बिजनेस में सिर्फ मेहनत करना इनफ नहीं है, साथ ही साथ हर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी का लिखा पढ़ी भी क्या जरूरी, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी क्या जरूरी है। अब दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन सेम फिर वापस से जो हमारा रोहन भाई है वो गया फल खरीद के लेकर आया, पेपर कप्स खरीद लेकर आया, उसने सेल किया। लेकिन आज के दिन उसने क्या किया मालूम है क्या? आज के दिन उसने हर एक चीज क्या की, अपने नोटबुक में लिखी, जहां पर उसने लिखा कि उसको कैपिटल कितना मिला था, 10,000 मिला था, उसने फ्रूट परचेस कितना किया, 3,000 का किया, कप परचेस कितना किया, 500 का किया, और जूस का सेल कितना हुआ, 5,000 का सेल क्या हुआ। अब जब उसके पापा अब पूछेंगे कि रोहन से कि बेटा बता कि कप कितने का आया था, फ्रूट्स कितने का आया था, या फिर अगर मैं बात करूं सेल कितने की हुई थी, अब क्या रोहन बता पाएगा? हाँ रोहन बता पाएगा, क्योंकि अब रोहन ने क्या कर लिया, पूरी चीज की क्या लिखा पढ़ी कर लिया कि कितना पैसा उसने लगाया बिजनेस में। ठीक है, कितने का उसने खरीदा है। ठीक है, और साथ ही साथ कितने का कब परचेज किया, ये सारी चीजें का रिकॉर्ड उसने क्या किया, मेंटेन करके यहाँ पे रख लिया।
अब रोहन बहुत ही इजीली बता सकता है कि कब, कहां और कितना पैसा उसने क्या यूज और खर्चा किया या कितना प्रॉफिट उसने कमाया। और इसी चीज को हम लोग क्या बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग जब कभी भी हमारे बिजनेस में जो भी हिसाब किताब, जो भी लेन देन हो रहा है, उन सभी का जब हम क्या करते हैं, हम नोट डाउन करके रखते हैं, हम उसको लिख के रखते हैं, तो उसी चीज को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। ये बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हम उसको आगे थोड़ा और समझेंगे। देखो बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन को जब हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बुक कीपिंग क्या कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? अब देखो बिजनेस में हम कई सारी चीजें क्या लेन देन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहन के पास एक कस्टमर आया, ठीक है। अब रोहन के पास एक कस्टमर आया, वो जूस पीने के लिए आया। क्या है? जूस पीने के लिए आया। अब रोहन ने क्या किया, उसको जूस दिया, लेकिन क्या जूस फ्री में दिया होगा? नहीं, 80 रुपए कुछ अमाउंट चार्ज किया। यहाँ कितना चार्ज किया? एक कप जो था 80 रुपए का क्या चार्ज किया, ठीक है। तो यहाँ पे लेन देन हुआ कि रोहन ने जूस दिया और कस्टमर से क्या लिया? पैसे लिया। इसी को हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। उसी तरीके से रोहन ने क्या किया? रोहन ने जूस बनाने के लिए फल खरीदा होगा फ्रूट सेलर से, सही बात है। तो अब रोहन ने क्या किया? फ्रूट्स क्या रोहन को फ्री में मिल गए? नहीं, रोहन ने क्या किया? पैसे दिए और पैसे के बदले उसको फ्रूट्स मिले। तो यहाँ पे भी लेन देन हुआ, ये भी एक तरह का क्या ट्रांजेक्शन हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी एक तरह का ट्रांजेक्शन हुआ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब रोहन ने क्या लिया? शॉप लिया था, दुकान ली थी। अब रास्ते पे ऐसे ही तो खोलेगा नहीं जूस की दुकान, अगर किसी पर्टिकुलर लाइन पे खोल रहा भी हो तो उसका रेंट तो देना पड़ेगा। अब रोहन ने क्या किया? महीना पूरा होने का रेंट दिया। अब यहाँ पे भी लेन देन हुआ कि सामने वाले इंसान ने क्या अपनी जमीन उसको भाड़े पे दी थी, रेंट पे दी थी, और रोहन ने रेंट के उसके बदले क्या दिया? भाड़ा दिया, मतलब कैश दिया। तो यहाँ पे भी लेन देन हुआ। और जो भी लेन देन हमारे बिजनेस में होता है, जो भी मनी का लेन देन होता है, जो भी पैसे का लेन देन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। और जब कभी भी हम क्या करते हैं बिजनेस में, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं पैसे के थ्रू, उनको जब हम एक बुक में क्या कहते हैं? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग क्या कहते हैं। समझ में आ गए? इतना बात क्लियर है क्या? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब भी बिजनेस में पैसा आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या पैसा आता है उसको रिकॉर्ड करना, पैसा जाता है उसको रिकॉर्ड करना, कितने गुड्स खरीदे उसको रिकॉर्ड करना, कितने गुड्स बेचे गए उसको रिकॉर्ड करना। इन सभी को जब रिकॉर्ड किया जाता है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मॉर्निंग में रोहन ने क्या किया? 2000 का फ्रूट परचेज किया, इसको रिकॉर्ड किया। ये भी रिकॉर्ड किया कि हाँ फ्रूट परचेज किया है, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या उसने रिकॉर्ड किया, ये भी क्या है? बुक कीपिंग का पार्ट है। फिर उसने क्या किया? आफ्टरनून में 4500 का क्या सेल किया, तो यहां पे उसने अपनी कमाई का भी रिकॉर्ड किया। देखो पहला क्या किया? 2000 का फ्रूट्स खरीदा था, ये इसका खर्चा था, उसने खर्चे को रिकॉर्ड किया, तो ये भी बुक कीपिंग हो गया। फिर उसने क्या किया? 4500 रुपए का सेल्स किया, मतलब 4500 रुपए का जो उसने बेचा, तो ये उसकी कमाई थी, इसको भी इसने क्या किया? रिकॉर्ड किया। फिर शाम को उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, वापस से खर्चा था 300 रुपए, इसको भी रिकॉर्ड किया। अब ये सभी को उसने क्या किया? रिकॉर्ड किया अपने एक बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग क्या कहते हैं। कि जहां पे हम बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं मनी के एक्सचेंज में, उन सभी को जब हम रिकॉर्ड करके रखते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना उधारी में दिया, कितना उधारी में लिया, ठीक है, कितना कैश में लिया, कितना कैश में दिया, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम जब एक बुक में क्या रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बुक कीपिंग क्या कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये बुक कीपिंग को, अब हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना जरूरी क्यों बन जाता है? जरूरी इसलिए बन जाता है, देखो रोहन का मैंने कहानी सुना, जब रोहन की मैंने कहानी सुनाई कि शाम को जब उसके पापा ने उससे पूछा बेटा आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुआ, कितने का गुड्स परचेज किया, तो यहां पे मैं ये नहीं कहता हूं कि रोहन को कुछ भी नहीं याद होगा, रोहन को याद होगा, रोहन को याद होगा, कुछ आधा एंट्री याद होगी, लेकिन क्या उसको जरूरी है कि हर एक जो ट्रांजेक्शन कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसको मुंह जुबानी अच्छे तरीके से याद होगा? नहीं, क्योंकि देखो बिजनेस एक ऐसा पार्ट है जहां पे अगर मैं बात करूं कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कभी हम सामान कितने सारे उधारी में खरीदते हैं, कैश में खरीदते हैं, ठीक है, हम कितने सारे कस्टमर्स को बेचते हैं, कितने सारे कस्टमर्स के गुड्स रिटर्न भी आ जाते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव होने पर। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हमारे लिए ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को क्या अपने दिमाग में क्या बैठाए रखना। चलो आज के दिन मुझे पूरा याद है, लेकिन 3 दिन बाद क्या मुझे अच्छे से याद रहेगा? नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं रह पाएगा। और यहां पे अगर ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का लेन देन ही प्रॉपर नहीं है, तो क्या हमारा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए हमें सबसे पहले पैसों का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा करना पड़ता है, पैसे का जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर वो हम प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस कभी भी प्रॉफिट हो नहीं पाएगा, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस ये हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे अगर बात करूं, अब यहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सारी चीजें जानना क्यों जरूरी पड़ जाती है और ये किन किन लोगों को ये इंफॉर्मेशन जरूरी बन जाती है। तो चलो एक एक करके यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज कौन आता है? प्रोप्राइटर आता है।
सबसे पहला क्या आता है, प्रोपराइटर आता है। अब प्रोपराइटर कौन होता है, जो बिजनेस का जो ओनर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपराइटर कहते हैं। ये देखो, अब अलग अलग बिजनेस के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ पे हम जो बात करिए सोल ट्रेडिंग फर्म की बात करें, सोल ट्रेडिंग फर्म मतलब क्या होता है, जिस बिजनेस में एक अकेला मालिक होता है और वही सारे बिजनेस को मैनेज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग फर्म बोलते हैं या फिर प्रोपराइटरशिप क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या, रोहन और जो प्रोपराइटर वो खुद जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरे बिजनेस में कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है। क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है, अगर रोहन भाई अगर जूस की शॉप चला भी रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चला रहे क्यों है, कि उनको भी दो पैसा आए, उनके भी घर का खर्चा चले, उनकी भी जो जरूरत है वो भी क्या पूरी हो सके। सही बात है। तो अब ये सारी चीजों को पूरा करने के लिए उनको सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन होगा तभी पता चल जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, और इस लॉस पे हमें क्या, उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। अगर या फिर लॉस हो रहा है तो बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। ये चीज का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, जब हम अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका नोट डाउन प्रॉपर करके रखेंगे, तभी जाके जो एक प्रोपराइटर वो करेक्ट इंफॉर्मेशन ले पाएगा। सही बात है। अंदाजन बस भाई अपना फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, और पता चला रियलिटी में लॉस हो रहा है, तो क्या एक बिजनेस प्रॉपर्ली चल पाएगा, क्या नहीं। उल्टा जो सोल ट्रेडर होगा, जो बिजनेसमैन होगा, वो खुद अपने घर का भी पैसा वहां पे लगाना जाएगा। सही बात है। तो इसलिए प्रोपराइटर को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो ये समझ पाता है, ये जान पाता है कि हाँ बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब रोहन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, मतलब एकदम तगड़ा लेवल वाला बिजनेस क्या चल रहा था। और तगड़ा लेवल वाला बिजनेस चल रहा था तो उसने क्या किया, अपने एक मैनेजर को हायर कर लिया जिसका नाम क्या था, अमन। किसको हायर कर लिया, अमन को हायर कर लिया। जब अमन को हायर कर लिया तो अमन को भी अकाउंट्स की नॉलेज होना जरूरी है कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है। क्यों, क्योंकि रोहन तभी तो क्या कर पाएगा, उसी के हिसाब से बिजनेस को मैनेज कर पाएगा। अब मान लो कि दो तरह की जूस बिक रही है, कितनी तरह की, जो तो दो तरह की जूस क्या बिक रही है, एक है मैंगो जूस और एक है ऑरेंज जूस। अब मैंगो जूस जो बिक रहा है वो 100 ग्लासेस पर डे के बिक रहे हैं, लेकिन जो ऑरेंज जूस है वो 20 ग्लास ही बिक रहा है। अब मुझे बताओ, अब आपको कौन सा, अगर आप एक मैनेजर होते तो आप कौन सा फ्रूट ज्यादा ऑर्डर करते हैं, मैंगो वाला या फिर ऑरेंज वाला। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहूं सर अगर मैं मैनेजर होता तो मैं मैंगो जो फ्रूट है वो सबसे ज्यादा ऑर्डर करता, क्योंकि मैंगो का जूस है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है, और ऑरेंज का मैं कम क्या करता, ऑर्डर करता। अब मुझे बताओ ये चीज आपको पता कैसे चलेगी, जब आप क्या करोगे, अकाउंट्स मेंटेन करोगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि हाँ भाई मैंगो जूस की इतनी सेल हो रही है और ऑरेंज जूस की इतनी सेल हो रही है। पता चल रहा है आपने रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया, आपने क्या किया, ऑरेंज सबसे ज्यादा मंगा लिया और मैंगो कम मंगा लिया, तो भाई लॉस ही हो गया ना। तो इसलिए मैनेजर को भी क्या होनी चाहिए, मैनेजर को इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है और क्या कब से सबसे कम बिक रहा है, तभी उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या कर पाएगा, बिजनेस को प्रॉपर मैनेज कर पाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है कौन है, गवर्नमेंट आता है। अब गवर्नमेंट भी ऑफिसर्स भी पूछते हैं कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है। गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, आपने टैक्स का नाम सुना होगा। सही बात है, आपके पापा टैक्स भरते होंगे, आपका अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस में आप जीएसटी भरते होंगे, टैक्स भरते होंगे। सही बात है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी पूछता है कि बेटा बता तुझे ये महीने कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी ये महीने में कितना कमाया, या फिर अगर ये लॉस और पूरे साल भर में तूने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया तो कितना लॉस कमाया। क्योंकि आपकी जो कमाई होती है उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, आपका टैक्स क्या कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा, बट ऑब्वियसली बात आपका टैक्स भी ज्यादा होगा। अगर आपका प्रॉफिट कम हुआ है तो आपका टैक्स भी क्या कम पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं उनको भी क्या चाहिए रहता है, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका क्या किया जाता है, टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गया। पता चल रहा है आपने अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया, आपने बोल दिया ये फलाना फलाना ढिमका मेरा क्या है इतना अमाउंट है, और फिर पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने जब तहकीकात की तो आपका प्रॉफिट उससे ज्यादा निकल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका बिजनेस को भी सील मार देगी, प्लस आपको जेल वगैरह मतलब जो भी ये रहेगा चार्ज रहेगा वो चार्ज के आपको लगा देगी। समझ में आ गया। फिर आता है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रोहन भाई ने क्या अपना एक दुकान खोला, अब उसको 3-4 दुकान और खोलना था। अब 3-4 दुकान के लिए उसके पास पैसे थे नहीं, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको क्या चाहिए था, एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके बिजनेस में पैसे क्या लगा सके, एक इन्वेस्टर चाहिए था। अब वो गया, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, चच्चा अंकल रहते थे, क्या नाम था, चच्चा अंकल था। चच्चा अंकल ने पूछा, अब चचा अंकल को रोहन ने पूछा, अंकल अंकल ये देखो मेरा दुकान है, उस दुकान को मैं और बड़ा करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे क्या मेरे बिजनेस में। देखो यहाँ पे जो चचा है वो फ्री में पैसे नहीं दे रहे, इन्वेस्ट करे मतलब उसके बदले कुछ लेंगे, समझ में, हिस्सा लेंगे या फिर कुछ लेंगे।
तो यहाँ पे चच्चा ने पूछा ठीक है बेटा मैं कर तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम अपना अकाउंट्स दिखाओ। अब यहाँ पे चच्चा ने अकाउंट्स क्यों मांगा? चच्चा ने अकाउंट्स इसलिए मांगा क्योंकि अकाउंट्स की मदद से उनको समझ में आएगा कि ये जो भाई कह रहा है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, क्या सच में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है कि या सिर्फ मुझे चूना लगा रहा है। आपने देखा होगा शार्क टैंक्स वगैरह में देखा होगा कि जब भी आपके जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते थे उनसे हमेशा जो शार्क्स होते थे वो पूछते थे आपका बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, ठीक है, आपका एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड रेवेन्यू कितना है इस साल का, मतलब कितना आप एक्सपेक्ट करो कि कितना प्रॉफिट आपको इस साल हो सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपका पिछले लास्ट ईयर के प्रॉफिट कितने, क्योंकि ये सारे जो आइडियाज है, ये सारे आइडियाज लेने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको बताऊं शार्क टैंक पे सिर्फ वो जो बोलते हैं उसी के बेसिस पे नहीं दे दिया जाता, फिर उसके बाद वो जो एपिसोड ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होने के बाद अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो शार्क्स की जो टीम होती है वो खुद उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उनकी सारी बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद फिर जाके वो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट का जो चेक होता है वो क्या दिया जाता है। बाकी वो जो शो में दिया जाता है वो एक बस एक डमी होता है, बस दिखाने के लिए दिया जाता है। समझ में आ गया? तो इन्वेस्टर्स कभी भी ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देते, तो इसलिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी बन जाता है कि आप क्या करो, अगर आप इन्वेस्टर्स, ठीक है, आप अगर इन्वेस्टर क्या करो, इन्वेस्टर को लाना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो इन्वेस्टर सबसे पहली चीज यही पूछता है कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। उसी के बेसिस पर अगर प्रॉफिट आप कर रहे होंगे और ऐसा है कि आप आगे और भी प्रॉफिट करोगे, तभी इन्वेस्टर क्या लगेगा, अपना पैसा लगाएगा। फ्री में कोई भी अपना पैसा लगाएगा नहीं, नुकसान करने के लिए अपना पैसा कोई भी लगाएगा नहीं। समझ में आ गया? इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कस्टमर्स, ठीक है, आप कस्टमर्स भी क्या करते हैं, कस्टमर्स भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। अब अगर मुझे बताओ अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कौन सा दो मैं कोल्ड ड्रिंक का नाम देता हूं, ठीक है, एक थम्स अप दे देता हूं और एक कोई लोकल ब्रांड दे देता हूं जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, तो आप किस पे ज्यादा भरोसा करोगे? आप थम्स अप पे करोगे कि लोकल ब्रांड पे करोगे? तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है आपने थम्स अप पे किया। क्यों थम्स अप पे इसलिए किया है क्योंकि थम्स अप का गुडविल बहुत अच्छा है, ठीक है, थम्स अप की मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी है, थम्स अप का आपने नाम बहुत पहले से सुना और एक ट्रस्टेड ब्रांड क्या नहीं यहाँ पे निकल के आता है। उसी तरीके से आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, शेयर मार्केट छोड़ दो, ठीक है, कस्टमर्स की बात कर लेता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आजकल देखो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, आप ऑनलाइन से कोई भी गुड्स मंगाते हो, आप ऐसे ही मंगा लेते हो, हाँ भाई ये देखने में अच्छा लग रहा है चलो ऑर्डर कर ले, नहीं, हम क्या करते हैं, एक जो रैशनल कस्टमर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उसकी रिव्यूज चेक करते हैं, रिव्यूज चेक करने के बाद उसके सेल्स देखता है कि उसकी सेल्स कितनी है, ठीक है, साथ ही साथ देखता है कस्टमर्स के जो फीडबैक्स है वो फीडबैक्स किस तरीके के हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, गुड्स क्या परचेज करता है। अब यहाँ पे भी चीजें देखो समझने वाली है कि अगर देखो आपके सेल्स ज्यादा दिख रही है तो कस्टमर को लगता है कि हाँ भाई इसकी सेल्स ज्यादा है, इसका जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदा है, तो यहाँ पे बाकी लोग ने भी खरीदा है, तो इस वजह से हमारा भी जो ट्रस्ट है उसके ऊपर बिल्ड होने लगता है, हाँ भाई बाकी लोग ने खरीदा है, इसकी सेल्स बढ़ती ही जा रही है, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है ये प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी लोग इसको खरीद रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स नहीं बढ़ रही होती, ठीक है, सेल्स नीचे नीचे रहती या फिर कम रहती, तो क्या हम उतना जल्दी ट्रस्ट कर पाते? नहीं, ट्रस्ट कर नहीं पाते। वही दूसरा ब्रांड है, उस सेम प्रोडक्ट है लेकिन दूसरा ब्रांड है, उसकी सेल्स बहुत धमाके, तो आप कौन सा करें, जो कम, जिसकी ऐसे गुड खरीदोगे जिसकी सेल्स कम है वो, या फिर जिसकी सेल्स ज्यादा हुई उसको? बड़ा ऑब्वियसली बात ट्रस्ट वहीं पे रहेगा जहां पे जिसका जो सामान सबसे ज्यादा बिका रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए भी मेंटेन करना जरूरी बन जाता है क्योंकि कस्टमर्स देखते हैं कि जो सामने वाला जो बिजनेसमैन है उसका जो सेल्स है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर एम्प्लॉइज भी क्या सोचते हैं, अब एम्प्लॉइज को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। अब क्यों जरूरत पड़ जाती है यहाँ पे समझना, इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब देखते हैं तो यहाँ पे वो चेक करते हैं कि बिजनेस को सच में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज के मन में भी आता है हाँ बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो भाई हमारी भी सैलरी आगे बढ़ेगी, और अगर नहीं प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो कोशिश करते हैं कि और कौन सी स्ट्रैटेजी हम लेकर आए और कौन सी तरकीबें लेकर आए जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस मेकिंग से हम प्रॉफिट मेकिंग का बना सके। समझ में आ गया? फिर लास्ट में आता है रिसर्चर्स। क्या आता है? रिसर्चर्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिसर्चर्स भी आते हैं जो अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो वहां पे वो भी आते देखते कि एक जो बंदा था जिसने गर्मी के मौसम में सोचा था कि मैं एक जूस की दुकान खोलूंगा, अब जूस की दुकान खोलने के बाद क्या उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, फिर उसके ऊपर वो क्या लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं उनके बिजनेस के ऊपर, तो उनको भी जरूरत पड़ता है। समझ में आ गया? ताकि वो क्या कर सके, चीजें लिख सके। इतना पार्ट क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गए होंगे ना। नेक्स्ट अब थोड़ा सा टाइम मशीन में लेके चलता हूँ, और ये मेरा दूसरा अवतार है, ठीक है, जब मैं बूढ़ा हुआ करता था तब इस तरह की चीजें थी, मतलब पुराने जमाने की चीजें मेरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ बुक कीपिंग
सिस्टम। ठीक है, अब ये जो बुक कीपिंग है ये डेवलप कैसे हुआ, क्या पास्ट में भी ये चीजें थी कि ये जो कंसेप्ट है ये न्यूली क्या फॉर्म्ड हो, क्या हमें अब भी देखने मिला, चलो हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सबसे पहले चीज स्टेज वन हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया से, जो कौटिल्य मतलब हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, उन मौर्य के पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य जी के पार्ट के टाइम की बात हम क्या करते हैं, आज से कुछ 2300 साल पहले इंडिया पर चंद्रगुप्त मौर्य का रूल किया करते थे, और उनके जो मिनिस्टर्स थे जिनका नाम क्या था, कौटिल्य। कौटिल्य बोल लो, चाणक्य बोल लो, ठीक है, इनके बारे में हम हमारे जो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें भी क्या हम इनके बारे में क्या देखेंगे। अब एक दिन हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो लगान है मतलब जो टैक्स है वो हमारी प्रजा से कितना कलेक्ट करना चाहिए, किस प्रजा से किस इंसान से कितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, किस इंसान से ज्यादा करना चाहिए, किस इंसान से कम करना चाहिए, और ये भी हमें कैसे पता चलेगा किसने हमें दिया है और किसने हमें नहीं दिया है, और साथ ही साथ हमें ये भी कैसे पता चलेगा कि हमारे राज्य ने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्च किया, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी। तभी हमारे जो कौटिल्य जी होते, कौटिल्य जी कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये चीज जाननी कि हमें कितना लगान कलेक्ट करना है, कितना कितना लगान किससे ज्यादा वसूलना है, किससे कम वसूलना है, कितने हमने कमाई की है, कितना हमने खर्च किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जितने भी खर्च यानी जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं और जितने भी हमारे इनकम होते हैं उन सभी को हमने क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब उनका हिसाब किताब मेंटेन करके हमें क्या रखना पड़ेगा। और इसी आइडिया को, इनका यही जो तरीका था, यही जो तरकीब थी इनकी, इसी को इन्होंने क्या किया, इसी को इन्होंने अपनी एक किताब अर्थशास्त्र में क्या लिखी। अब मैं बात करूं, ये अर्थशास्त्र मतलब बहुत ही बढ़िया किताब थी जो हमारे कौटिल्य जी ने लिखी थी, और मैं ये कह दूं कि अगर मैं बात करूं इकोनॉमी को कैसे लेके चलना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी चीजों का जो रहस्य है इन्होंने इस चीज में क्या लिखा था। हालांकि अगर बात करूं ये बुक डैमेज हो चुकी है, ठीक है, इसके कुछ ही पन्ने कुछ ही थीसिस जो है वो सामने निकल कर आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र में लिखा है, जहां बाद में इसी बुक को क्या बोला गया, देसी नामा क्या कहा गया। ठीक है, आगे चलकर इसी प्रोसेस को, इसी तरीके को क्या देसी नामा क्या कहा गया, क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं उसी तरीके से जैसे हमने कहा ना कि हमारे जो रोहन भाई साहब थे, रोहन भाई साहब क्या करते थे, कितना फ्रूट्स खरीदा है, कितना जूस बेचा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल की है, उन सभी का कैसे वो किताब में एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। उसी टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी जो हमारी गवर्नमेंट हुआ करती थी वो उसी टाइम पे ऐसे ही क्या करती थी, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन के करके क्या रखती थी, कितना खरीदा है, कितना बेचा, ये सारी चीजों का समझ में आ गया। तो यही बोला है, ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य's rule, मिनिस्टर कौटिल्य wrote a book अर्थशास्त्र which mentioned methods of maintaining accounting record. Later this system was called देशीनामा। यही बोला है जो मैंने अभी समझाया कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके जो मिनिस्टर कौटिल्य थे उन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र, जहां पे उन्होंने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी, और आगे चलकर इसी सिस्टम को क्या बोला गया, देशीनामा क्या बोला गया। फिर आगे अगर मैं बात करूं आगे की जो सिविलाइजेशन थी, अब मोहन ने एक दिन अपने जमींदार से, मोहन ने एक दिन अपने जमींदार से, अपने मैनेजर से कहा कि मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, सब रिकॉर्ड मेंटेन करके क्या रखना, ठीक है, सारी के सारी रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करके रखना। और अगर मैं बात करूं पुराने टाइम में फार्म्स हुआ करते थे, मतलब खेती बाड़ी हुआ करती थी, एनिमल्स हुआ करते थे, प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, लेकिन वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा था, वो अकेला सब कुछ मैनेज कर पाते थे क्या, नहीं, जो जमींदार हुआ करते थे वो अकेले सब कुछ, सॉरी जो मालिक हुआ करते थे वो अकेले सब कुछ क्या मैनेज नहीं कर पाते थे, इसलिए वो क्या रखते थे, एक एजेंट रखते थे। एजेंट रखना मतलब क्या, एक मुनीम को रखते थे, किसको रखते थे, एक मुनीम को रखते थे जो उनके बिहाफ पे, जमींदार के बिहाफ पे क्या करता था, सारे रिकॉर्ड्स का मेंटेन करके रखता था। अब जिस दिन हमारे जो जमींदार है वो जमींदार चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, तो सारे अपनी मुनीम को बोला कि भाई सारे जो हिसाब किताब मेंटेन करके रखना। फिर यहाँ पे जमींदार ने इंस्ट्रक्शन दिया अब मोहन को कि भाई सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सॉरी जमींदार का नाम ही मोहन है, तो उनका जो मैनेजर था, मैनेजर ने क्या किया, जो भी आ रहा था, जो भी जा रहा था, जो भी खरीद रहे थे, जो भी बेच रहे, उन सभी का रिकॉर्ड क्या मेंटेन करके क्या रखता था। अब 3 महीने बाद जब मोहन जमींदार वापस आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई मैनेजर बता तूने 3 महीने में क्या खरीदा है, क्या बेचा है, क्या चीजें आई हैं, क्या चीजें गई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, इन सभी का हिसाब किताब मुझे दे। तो यहाँ पे मैनेजर ने क्या अपनी नोटबुक दिखा दी, जहां पर उसने लिखा था कि 2 लाख का क्या गेहूं बिका है, 40,000 का उसने सीड परचेज किया था, और 60,000 क्या उसने लेबर्स की क्या सैलरी दी है। तो इस तरीके से पहले क्या किया जाता था, आपके रिकॉर्ड मेंटेन की जाती थी। फिर वही आगे चल के डेबिट और क्रेडिट का ये जो सिस्टम था ये भी क्या हो गया, डेवलप हो गया।
और 12th सेंचुरी के जो लोग तो हर एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब अलग अलग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया मतलब क्या हो गया, उनके जितने भी खर्चे हुआ करते थे उनको अलग रिकॉर्ड करते थे, जिनकी जितनी भी उनकी कमाइयां हुआ करती थी उसको अलग रिकॉर्ड किया करते थे। अब हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अलग अलग रिकॉर्ड करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी था, देखो जब हम खरीद रहे कितना है, बेच रहे कितना है, तो हम जब एक साथ रिकॉर्ड कर देते तो वो जो डाटा वो डाटा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बन जाता था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो डाटाज है वो डाटाज बहुत प्रॉपरली रहे, सिंक रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको अलग अलग करना पड़ेगा कि जब हिसाब किताब हो तो हिसाब किताब करते टाइम वो जो डाटा है वो डाटा प्रॉपरली क्या कैलकुलेट करके एक सही प्रॉफिट क्या निकाला जा सके। तो इस वजह से क्या किया गया, हर एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग क्या रिकॉर्ड किया जाने लगा। अब अलग अलग रिकॉर्ड किया जाने लगा। जैसे मर्चेंट का बिजनेस है, पहला ट्रांजेक्शन के कपड़े बेचे 5,000 के, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन परचेज किया मतलब खरीदा है माल, फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग बुक में क्या एंट्री लिखा करते थे, और वहां पे जाके क्या डेबिट और क्रेडिट का ये जो कंसेप्ट था ये कंसेप्ट डेवलप होता हुआ हमें क्या दिखाई दिया। समझ में आ गया, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थी, लाइबिलिटीज थी, डेबिट थी, ये धीरे धीरे क्या डेबिट और क्रेडिट का जो कंसेप्ट था वो डेवलप होता हुआ हमें दिखाई देने लग गया। क्लियर हो गया। फिर अगर मैं बात करूं लुका डी पासियोली, ठीक है, लुका पासियोली। अब 1494 में इटाली के एक मर्चेंट थे जिनका नाम क्या था, लुका पासियोली। इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो मर्चेंट्स मतलब बहुत सारे जो बिजनेसमैन हुआ करते थे वो अकाउंटिंग बहुत गलतियां करते थे। अब देखो अकाउंट्स में अगर आप गलती कर दे रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि आपका जो बिजनेस है वो लॉस में करना क्या शुरू कर देगा। तो उन्होंने उसी टाइम पे कहा कि भाई देखो हर एक ट्रांजेक्शन का क्या होता है, दो इफेक्ट होता है। कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है। अब ये दो इफेक्ट से कहना क्या चाहते हैं, दो इफेक्ट से कहना चाहते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन का क्या होता है, दो इफेक्ट, मतलब एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे दो इफेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या खरीदा, आपने एक मशीन खरीदी, क्या खरीदा, मिक्सर खरीदा। अब जब आपने मिक्सर खरीदा तो मिक्सर खरीदा तो फ्री में तो आया नहीं रहेगा, आपके पास से कुछ गया रहेगा, हाँ गया रहेगा। तो आप यहाँ पे देखो एक ट्रांजेक्शन हुआ जहां पे आपने मिक्सर खरीदा तो आपके पास उसके दो इफेक्ट है, एक चीज अगर आई है तो एक चीज गई भी है। मतलब अगर मिक्सर आया तो आपके पास से क्या पैसा गया भी है, हाँ या ना। अगर एक चीज बढ़ी है तो दूसरी चीज कम भी हुई है। तो इसी चीज को उन्होंने कहा इसी चीज को उन्होंने दो इफेक्ट कहा, और ऐसे ही जाके आगे चलकर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या हुआ, डेवलप हुआ, जहां पे उन्होंने कहा कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। मतलब अगर एक चीज कोई भी एक चीज बढ़ती है तो एक चीज क्या घटती भी है। अगर जैसे मैंने अगर गाड़ी खरीदी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फ्री में मिली है, उसके बदले मैंने पैसे दिए होंगे तो मेरे पास जो पैसा होगा वो कम हुआ रहेगा। समझ में आ गया। और इसी तरीके से डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या डेवलप किया हुआ, और आगे चल के लुका पासियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग क्या कहा जाता है, क्या कहा गया, फादर ऑफ अकाउंटिंग क्या कहा गया। देखो यही बोला गया। In the year 1949, Luca di Borgo Pacioli, an Italian merchant, introduced the double entry bookkeeping system. अब डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एंट्री की, किसी भी ट्रांजेक्शन की, किसी भी लेन देन की हमेशा दो इफेक्ट होता है। अगर कोई चीज आ रही है तो हमारे पास से कोई चीज जाएगी भी, ये चीज समझ के रख लेना। अगर नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे जैसे जैसे हमको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब स्टेज 5 में जाता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप सभी को मालूम है एज ऑफ फाइनेंस वाला पीरियड आया था जहां पे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या सामने चल कर आया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप देखो सबसे पहली चीज क्या हुआ, अब टाइम के साथ क्या हुआ, अब लोग पहले क्या करते थे मैन्युअली प्रोड्यूस करते थे, अब इंडस्ट्रीज आ गए। अब इंडस्ट्रीज ने में क्या मशीनों के साथ क्या प्रोडक्शन करना क्या शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक शू फैक्ट्री जो थी वो हर रोज 10,000 शूज क्या बनाती थी, कितने शूज बनाती थी, 10,000 शूज क्या बनाया करती थी, कितने 10,000 शूज क्या बनाया करती थी। अब ये पॉसिबल नहीं था ओनर के लिए कि वो अकाउंट्स पे भी ध्यान दे, प्रोडक्शन पे भी ध्यान दे और बाकी सारी जो एक्टिविटीज है उन पे भी ध्यान दे। तो इस वजह से वो क्या अपॉइंट करते थे, वो एक अकाउंटेंट को क्या अपॉइंट क्या किया। अब वो जो अकाउंटेंट था वो क्या करता था, डेली बेसिस पे हर एक कमाई हर एक खर्चे का क्या रिकॉर्ड क्या मेंटेन करता था। ठीक है, जहां पे वो सेल्स पे ध्यान देता था, एक्सपेंस पे ध्यान देता था, प्रॉफिट पे ध्यान देता था, और साथ ही साथ कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इस पे भी क्या ध्यान दिया करता था। और ऐसे ही चलकर आगे चलकर क्या हुआ, हमारे इंडस्ट्रियल डिवीजन में आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या कंसेप्ट क्या डेवलप हुआ। फिर आगे चलकर धीरे धीरे कंपनियां बड़ी होने लग गई। अब कंपनी को और बड़ी करने के लिए हमें और भी लोगों को जोड़ना पड़ा, और ऐसे चलकर आगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे बताओ, आपका बिजनेस है जहां पे 100 ओनर्स हैं और 100 ओनर्स अलग अलग जगह क्या रहते हैं,
क्या ये 100 ओनर्स के लिए पॉसिबल है कि वो डे टू डे जो एक्सपेंसेस है, इनकम है, रेवेन्यूज है, प्रोडक्शन, उन सभी पे ध्यान दे पाए? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है कि ध्यान दे पाए, और हो भी नहीं सकता एक्चुअल में। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब अपनी कंपनीज में प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंट करना क्या शुरू किया। अब यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजर उनके बिहाफ पे सब कुछ मैनेज करता था। ठीक है, ओनर्स को मैनेज करता था, शेयर्स को मैनेज करता था, प्रोडक्शन को मैनेज करता था, सेल्स को मैनेज करता था। तो कई सारे, एक नहीं कई सारे प्रोफेशनल मैनेजर्स को क्या हायर किया। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स पूछते थे कि हमारे पैसे का क्या हुआ, तो प्रोफेशनल मैनेजर हर एक चीज का क्या हिसाब मेंटेन करके रखते थे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या वो दिखा देते थे। और यहाँ पे अकाउंटिंग क्या ओनर्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या प्रोटेक्ट करते हैं, कि जहां पर ओनर को भी पता चलता है कि हाँ मेरे पैसे का क्या क्या हुआ, और इन्वेस्टर को भी पता चलता है कि हाँ मेरे पैसे का क्या क्या हुआ। जहां पे, और ये जो प्रोफेशनल मैनेजर कभी भी बिजनेस को, या फिर जो ओनर है या फिर जो अकाउंटेंट है, सॉरी ओनर है या फिर जो इन्वेस्टर है, उनको कभी भी लॉस होने देते नहीं है। और फिर स्टेज 7 की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब देखो यहां पे हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि पहले जो ओनर्स होते थे वो खुद में रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। फिर आगे चलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो वहां पे ओनर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसने क्या किया, मैनेजर्स को हायर किया। अब अकाउंटेंट को हायर किया जो उनके यहाँ पे सारे काम करता था। फिर आगे चलकर अगर मैं बात करूं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट आया, जहां पे 100 इन्वेस्टर्स है, अलग अलग ओनर्स हैं। तो अब यहाँ पे सबके लिए पॉसिबल नहीं था कि हर एक चीज में क्या ध्यान दे सके, तो उन्होंने हर एक चीजों के लिए क्या किया, प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंट किया। प्रोफेशनल मैनेजर्स क्या की चीजें क्या किया करते। फिर आगे चलकर अगर मैं बात करूं तो अब देखो जो मैनेजर्स है सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे चलेगा क्या, नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना ही सिर्फ इनफ नहीं था। अब जो मैनेजर्स थे वो क्या लेते थे, डिसीजंस भी लेते थे, कि जैसे रोहन की जूस शॉप है, तो मैंगो जूस है, तो मैंगो जूस का सेल्स कितना हुआ, 1,20,000 का। ठीक है, खर्चा कितना पड़ा, 60,000 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000 हुआ। वही ऑरेंज जूस है, बिका कितने का, 80,000 का, खर्चा कितना था, 50,000 का, प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का। फिर वाटरमेलन जूस है, हाँ सेल्स कितना हुआ, 60,000 का, खर्चा कितना, 40,000, फायदा कितना हुआ, 20,000 का। अब यहाँ पे एक जो मैनेजर इस डाटा को रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करेगा, एनालाइज करेगा कि हाँ भाई देख रहा हूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैंगो जूस पे हो रहा है। क्या हो रहा है, मैंगो जूस पे हो रहा है। तो ये जाके मैनेजर रोहन को बताएगा, देखो मैंगो जूस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, जो रोहन और जो उसका मैनेजर होगा, दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि भाई अगर मैंगो जूस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मैंगो जूस की जो सेल्स है, मैंगो जूस क्या सबसे ज्यादा अवेलेबल करवाना चाहिए। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ आपके रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने की वजह से उसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं, जब निर्णय लेते हैं, जब डिसीजन लेते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेज 8 आया। अब स्टेज 8 की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 8 में क्या था, देखो स्टेज 8 में सीधी सीधी बात अगर मैं कहूं तो आज के टाइम पे सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रही है, ठीक है, लॉस कितना गवा रही है, ये चीज सिर्फ मायने नहीं करता। आज के लिए बिजनेस के लिए ये भी पॉसिबल, ये भी जरूरत बन चुकी है कि वो क्या करे, सोसाइटी में भी क्या कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि सोसाइटी से बहुत सारी चीजें लेती है, नेचुरल रिसोर्स सोसाइटी से ले रही है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं लेबर्स जो है वो सोसाइटी के है, ठीक है, जो लैंड है वो सोसाइटी के है। तो अब यहाँ पे बिजनेस ओनर्स की भी ये जवाबदारी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी क्या कुछ करे। इसलिए आपने देखा अगर बहुत सारे जो फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं, फ्री हेल्थ कैंप भी रखते हैं, गांव में वाटर प्यूरिफाई या फिर अलग अलग एक्टिविटीज क्या रखते हैं। अब ये जो चैरिटी वाला काम हो रहा है, जहां पे मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने नहीं, लोगों की भलाई करना, जब हम क्या हमने लोगों की भलाई की है, लोगों की किस तरीके से मदद की है, सोसाइटी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, जब हम उस इन सभी चीजों का जब हम एक अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल अकाउंटिंग क्या बोलते हैं। समझ में आ गया, होप सो ये चीज आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग चालू हुआ था, फिर जॉइंट स्टॉक में कैसे आपका जॉइंट स्टॉक में कैसे प्रोफेशनल मैनेजर्स क्या करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, फिर उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेवलप कॉन्सेप्ट कैसे है, और सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। देखो यही चीज मैंने बताया, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th and 19th century, large scale operations were carried on and joint stock company emerged as an important form of organization which involved separation of ownership from manager। सही बात है। अब यहाँ पे अगर हम बात करो तो मैंने बताया एज ऑफ राइसेस में जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था, तो इस वजह से क्या प्रोडक्शन बढ़ा, तो यहाँ पे ओनर्स के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो खुद सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे, तो स्टार्टिंग में उन्होंने अकाउंटेंट रखा। फिर उसके बाद और भी ज्यादा ऑपरेशन बढ़ा, तो फिर वो जो कंपनी थी वो जॉइंट स्टॉक में क्या हो गई, एमर्ज हो गई। तो यहाँ पे अब ओनर्स अलग हो गए और मैनेज करने वाले अलग हो गए। सी बात है, पहले हमने देखा कि जो ओनर था वही मैनेज करता था और मैनेजर ही ओनर था। फिर उसके बाद क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और सोशल अकाउंटिंग क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। होप सो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी।
अब सवाल ये आता है, सर आप कब से बुक कीपिंग की बात करें, लेकिन बुक कीपिंग है क्या? मैंने ऑलरेडी बताया क्या है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मींस कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। मैंने ये चीज आपको पहले ही बताया। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जब उनका हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखते हैं, प्रॉपर हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बुक कीपिंग कहते हैं। समझ में आ गया? तो बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग मींस कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। जब कभी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस का जब हम रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर वे में हम मेंटेन करके रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बुक कीपिंग क्या कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे बताओ, बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं? जो बार्टर होते हैं वो भी नहीं, सिर्फ जो पैसे के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब पैसे का लेन देन जो होता है, पैसों के थ्रू जो लेन देन होता है, उन्हीं का हम जो नोट डाउन क्या हम करके रखते हैं। इट नोट डाउन एवरी मनी एक्टिविटी डेट बाय डेट। ये क्या कहता है? जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उन सभी की एक्टिविटी जो डेली बेसिस पे एक्टिविटी होती है, उन सभी एक्टिविटी को डेट के बाय डेट, जैसे आज हुआ तो आज की तारीख डालेगा, उसको नोट करेगा। फिर कल जो ट्रांजेक्शन हो, कल की तारीख डालेगा, फिर नोट करेगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर दिस रिकॉर्ड्स हेल्प टू नो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। सही बात है, आपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा, जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है, ठीक है, आपकी टीचर आपके यूनिट टेस्ट का मार्क्स नोट करके रखती है, आपके सेमेस्टर का मार्क्स नोट करके, आपके सेकंड यूनिट टेस्ट का मार्क्स नोट करके, फिर फाइनल एग्जाम का नोट्स करके, फिर उसके बाद सभी का एवरेज निकाल के फिर पता चलता है कि बच्चे में इंप्रूवमेंट क्या हुआ है, बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, ये सारी चीजों की हमें पता चलती है। उसी तरीके से बिजनेस में जो भी डे टू डे के ट्रांजेक्शन रहते हैं, उनको डेली क्या डेट वाइज का रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर साल के आखिर में हमें यह पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। और ये जो 11th में हम अकाउंट्स पढ़े, इस अकाउंट्स का भी तरीका ऐसा ही है कि हम कैसे स्टार्टिंग टू एंडिंग तक एक बिजनेस में हम रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं। इस चीज के बारे में हम 11th अकाउंट्स में क्या देखने वाले हैं। समझ में आ गया? एट द एंड ऑफ द ईयर दिस रिकॉर्ड्स हेल्प टू नो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ये भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया क्या, कि साल के आखिर में ये जो एंट्रीज होती है, ये हमें हेल्प करती है कि साल के आखिर में बिजनेस का क्या रिजल्ट है ये पता करने में। इट इज सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग, अरेंजिंग एंड समराइजिंग ऑल मनी ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस ऑफ 1 ईयर। सही बात है, ये एक सीधा सीधा एक तरीका है कि जहां पर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं। अरेंज करना और समराइज करना मतलब सीधी सीधी बात है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। अब रिकॉर्ड मेंटेन करें तो यहाँ पे हम परचेज की एंट्री एक साथ करेंगे, सेल्स की एंट्री एक साथ करेंगे, जो लॉस हुआ है उसकी एंट्री एक साथ करेंगे, जो हमारे पैसे डूबे उसकी एक एंट्री एक साथ करेंगे। फिर उसके बाद हम समराइज करते हैं। फिर हम देखते हैं अगर परचेज 10 बार किया गया तो 10 बार परचेज किया तो उसका टोटल क्या होगा, उसको समराइज बोलते हैं। सेल्स अगर 10 बार हुई है तो 10 बार सेल्स करने के बाद कितना सेल्स हुआ है उसको टोटल किया तो उसको समराइज करते हैं। फिर समराइज करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ अरेंज करते हैं। फिर उसका हम प्रॉफिट और लॉस क्या निकालते हैं एक साल का। इतना क्लियर हो गया? आई होप सो ये 4 के 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर डेफिनेशन क्या दिया, देखो अब जब 11th में आ चुके हैं तो डेफिनेशन लिखा इस तरीके से आता है, जहां पे पहले ऑथर का नाम आता है, फिर इसका डेफिनेशन आती है। और यहाँ पे मैंने इन्वर्टर का ओपन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू जे.आर. बाटली बॉय, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक। सीधी बात है, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक कला है, ठीक है। एक बुक कीपिंग क्या एक कला है, जहां पे हम जो डेली बेसिस में जो भी बिजनेस में डीलिंग्स होती है, उस डीलिंग्स को हम क्या एक सेट ऑफ बुक्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बुक कीपिंग कहते हैं। अब बोलोगे सर सेट ऑफ बुक्स, हाँ सेट ऑफ बुक्स। यहाँ पे अलग अलग तरह की बुक्स होती है, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, ठीक है, तो परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ऐसे कई सारे अलग अलग तरीके की किताबें होती है। इन सभी किताबों के बारे में हम एक एक करके हमारे आगे के सेशंस में, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले। समझ में आ गया? तो बुक कीपिंग का एक कला है जहां पे हमारे जो बिजनेस के जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ बुक्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बुक कीपिंग कहते हैं। ये ऐसा कौन कह रहे हैं? जे.आर. बाटली बॉय क्या कह रहे हैं। अब फीचर्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन से मैंने ऑलरेडी कई बार समझा दिया। अब से स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं यही समझा रहा हूं कि फीचर्स मतलब खासियत क्या है। बुक कीपिंग क्या करता है, बिजनेस के जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, उन डे टू डे ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एक तरीका है क्या बिजनेस को रिकॉर्ड करने का। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे मम्मी रो रही है, हंस रही है, गा रही है, नाच रही है, ठीक है, मार रही है, पीट रही है, ये सारी चीजें नहीं रिकॉर्ड होंगी। सिर्फ जो फाइनेंशियल मतलब जो पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा यही रिकॉर्ड होगा, और पैसों से भी रिलेटेड जो बिजनेस से रिलेटेड होगा वही रिकॉर्ड होगा, पर्सनल रिलेटेड नहीं होगा। फिर क्या हो रहा है, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड व्हिच आर यूजफुल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सारे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पीरियड तक रिकॉर्ड किया, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या रिकॉर्ड की जाती है।
फिर उसका जब 31 मार्च जैसे ही जाएगा, फिर जैसा ही पहला फर्स्ट अप्रैल आएगा तो वहां पे नई बुक्स क्या चालू कर दी जाती है, और उस बुक्स को बंद करके क्लोज करके अकाउंट्स वगैरह क्लोज करके हम साइड में रख देते हैं। फिर अगर 2-3 साल बाद पता करना है कि हाँ भाई लास्ट 4 साल में प्रॉफिट कितना हो, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 4 साल पुरानी जो हिसाब किताब की बुक होगी उसको खोलेंगे और फिर हमें क्या पता चलेगा, हमें प्रॉफिट क्या पता चलेगा। समझ में आया? रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन द रूल्स, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है ऐसे नहीं आप रिकॉर्ड करें, कुछ भी रिकॉर्ड कर दे अपनी मर्जी से, कहीं पे भी रिकॉर्ड कर दे रहे हो, सेल्स को डेबिट कर दे हो, परचेज को क्रेडिट कर दो, ऐसा नहीं होता है। कि बुक कीपिंग में अकाउंट्स को मेंटेन करना, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, इसका भी एक तरीका होता है, इसको भी एक तरीके से क्या रिकॉर्ड किया, उसका भी एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, और उसी सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक जो लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। अब यहाँ पे साइंटिफिकली मतलब क्या हो गया, सिस्टमैटिकली, यही बोला गया है कि ये क्या एक कला है, ठीक है, कला है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस को क्या हम साइंटिफिकली मतलब सिस्टमैटिकली क्या हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या, मेन मोटिव क्या होता है कि हम बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली चीज, टू कीप अ फुल एंड करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी ट्रांजेक्शंस इन अ प्रॉपर वे। सही बात है, पहला मोटिव ये होता है हमारा कि हम क्या कर सके, हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन सारे के सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख सके। सिर्फ रिकॉर्ड करना बड़ी बात नहीं है, उसको करेक्ट तरीके से रिकॉर्ड रखना ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ जाती है। समझ में आ गया? आप पता चल रहा है आधा अधूरा नोट डाउन करके रख रहे हो, आधा रिकॉर्ड करो आधा नहीं रिकॉर्ड करे, तो आपको साल के आखिर में करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि सच में आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये पता चल पाएगा नहीं। टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। अब यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन क्या डेट वाइज और अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना जरूरी बन जाता है। आज डेट वाइज क्यों, अगर आपको फलाना मैं पूछूं, जैसे आज कितना है, आज 27 जुलाई, मैं आपसे पूछूं 20 जुलाई को कितनी सेल्स हुई थी, आप क्या इधर उधर ढूंढोगे नहीं, आप क्या करोगे, डेट वाइज आपने रिकॉर्ड किया, सीधा आप 20 जुलाई का पन्ना खोलोगे उसमें देखोगे सेल्स, हाँ ये फलाना विलाना मिला के 1 लाख की सेल्स, तो आप क्लियरली फटाक से क्या बता सकते हो। समझ में आ गया? और अकाउंट वाइज, अब अकाउंट वाइज भी क्यों, देखो अब यहाँ पे मैं परचेज भी कर रहा हूँ, सेल्स भी कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उधारी में भी खरीद रहा हूँ, उधारी में बेच रहा भी हूँ, ठीक है, और फिर सारी मशीनरी भी खरीदी है। अब सबको अगर मैं मिक्स लिख दूंगा, तो अगर 20 तारीख का पन्ना भी खोल रहे हो, तो 20 तारीख का पन्ना खोलेगा तो आपके लिए बहुत कंफ्यूज होगा, ढूंढने आपके पास बहुत टाइम जाएगा, फिर हो सकता है कि एक आधा एंट्री छूट भी जाए, तो आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल पाएगी नहीं, प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाएगी। आपने एक सेल्स का अकाउंट बनाया, मैं पूछ रहा हूँ 20 तारीख को कितना सेल्स हुआ, आप चुपचाप वो अकाउंट खोलोगे, सेल्स का, हाँ सेल्स का पूछा, हाँ सेल्स का अकाउंट खोला, सेल्स का अकाउंट खोलेगा 20 तारीख ढूंढेगा, हाँ 20 तारीख क्या है, 20 तारीख में 10 सेल हुआ था, 10 सेल में हमें 1 लाख रुपए का काम भी था। तो ये आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या मिल पाती है जब आप डेट वाइज और अकाउंट वाइज क्या रिकॉर्ड करें। टू कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी डीलिंग्स व्हिच कैन बी शोन एज प्रूफ व्हेन नीडेड। सही बात है, एक बार जब आपने रिकॉर्ड कर दिया वो परमानेंट है। आप 2 साल बाद भी अगर कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है और हमसे पूछे कि भाई आप बताओ प्रूफ दिखाओ, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा के जो भी ट्रांजेक्शन का प्रूफ चाहिए वो सीधा सीधा दिखा सकते हो। तो ये ऐसा प्रूफ भी क्या काम करता है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इन अ ईयर। सही बात है, हम हर एक ट्रांजेक्शन को नोट क्यों करें, मैंने कहा कि हम ट्रांजेक्शन को नोट करने का रीजन ये है कि साल के आखिर में हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कितना कमाए कितना गवाए, ये चीज पता चल सके। टू नो द टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, हाँ, तो हमें यह पता चल सके कि कितना हमें कमाना है, कितना हमने कमाया, और या फिर हमारे पर अगर कर्जा है तो कितना हमारे ऊपर कर्जा है, ठीक है, कितना हमें पे करना बाकी, ये चीज हमें पता चल सके। टू नो हाउ मच द बिजनेसमैन हैज टू गिव द अदर्स एंड हाउ मच अदर्स हैव टू गिव हिम। यहाँ पे हम रिकॉर्ड इसलिए भी करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो बिजनेसमैन है उसको कितने लोगों को उसने उधारी दिया है जिनसे उसको पैसा लेना है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता चल सके कि बिजनेसमैन ने कितने लोगों से उधारी ली है जो उसको पे करनी है। समझ में आया? टू कंपेयर दिस ईयर्स प्रोग्रेस विद द लास्ट ईयर एंड विद अदर सिमिलर बिजनेस। साथ ही साथ है कि जैसे पहले साल में आपने 1 लाख रुपए कमाया था, कितना, 1 लाख रुपए आपने प्रॉफिट, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था। फिर अगले साल आपने कितना कमाया, 2 लाख रुपए कमाया। अब आपने इस साल 2 लाख कमाया, अब पिछले साल आपने 1 लाख कमाया था। ये कैसे पता चला, जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखा था तभी पता चला। अगर आपने अकाउंट्स की बुक ही नहीं मेंटेन करके रखी होती तो अब क्या आपको पता चल सकता कि आपने पिछले साल 1 लाख कमाया था और इस साल आपने 2 लाख, मतलब पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल आपकी ग्रोथ हुई है, ये पता चल पाता नहीं, पता चल पाता। उसी तरीके से हमने पिछले साल 1 लाख रुपए कमाया था, फॉर एग्जाम्पल इस साल आपने 25,000 रुपए कमाया, मतलब आप नुकसान में गए, तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान है, कैसे पता चल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट से। जब आप अपने इस साल और पिछले साल की जो कमाई है उनको क्या करो, उनको कंपेयर करो, तब आपको पता चल रहा है हाँ कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फायदे में जा रहे हैं कि नुकसान में जा रहे हैं, ये चीज आपको पता चल पाती है।
अब अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करना जरूरी क्यों है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकें। और एक कमेंट भाई मेरे अवतार के लिए भी दे देना, मेरा अवतार है ये, सिंघम अवतार है हमारा। आगे देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या, रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब सारे ट्रांजेक्शन्स को हम इजिली रिकॉर्ड कर सकते, इजिली हम लोग याद करके रख सकते हैं नहीं। तो अब कोई भी एंट्री हमसे भूल ना हो जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन के बारे में हम भूल ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। जब रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है हम क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करने के बाद हमें डायरेक्टली क्या सारी इंफॉर्मेशन क्या मिल जाती है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, हमारे पास कितने एसेट मतलब कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी लाइबिलिटीज मतलब हमारे पर कितना कर्जा है, साथ ही साथ कितना हमने इन्वेस्ट करके रखा है, कितना हमारे पास स्टॉक है, ये सारी चीजें क्या पता चलती है। फिर तीसरा क्या, डिसीजन मेकिंग में हमें ये हेल्प करता है, ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है कि भाई हमारे बिजनेस को हम क्या और अच्छा कैसे लेके जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो अब उसको प्रॉफिट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे ले पाएंगे। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे तो वही कि एक्चुअल में लॉस किस वजह से हो रहा है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाए। जैसे रोहन की केस में देखा, ऑरेंज जूस देखा, मैंगो जूस देखा, वाटरमेलन जूस देखा। अब यहाँ पे डिसीजन रोहन कैसे ले पाया कि मैंगो जूस ही लेना है, क्योंकि जब उसने बुक्स ऑफ अकाउंट देखा तो उसने देखा कि मैंगो का सेल सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसने सोचा कि मैंगो का सेल सबसे ज्यादा है तो मैंगो हमें और बनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक सही डिसीजन लेने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेल्प करता है। फिर आता है कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे बिजनेसमैन हेल्प बिजनेसमैन टू कंट्रोल एंड मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जो कंट्रोलिंग है, ये देखता है लॉस हो रहा है किसकी वजह से, वाटरमेलन जूस का सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर वाटरमेलन का जूस है वो बिक ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे ये बिजनेसमैन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कि जहां पर ये बोलेगा कि वाटरमेलन का सेल ही नहीं हो रहा तो वाटरमेलन हमें मंगाना ही है, तो जो लॉस हो रहा था उस लॉस से भी बचने में भी हमें हेल्प कर रहा है, तो हम कंट्रोल कर पाते हैं। एविडेंस। अब ये क्या करता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है एज अ एविडेंस काम करता है। कल को अगर चल के किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया, झूठा आरोप लगा दिया, हमारा जो सप्लायर था जो हमें फ्रूट्स बेचता था फॉर एग्जांपल जूस बनाने के लिए, उसने बोला कि इसने मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो मैं यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा कि भाई देखो इसका 50,000 का बिल था, मैंने 50,000 ये फलाना तारीख को इसके ये बैंक अकाउंट में क्या पे कर दे। तो ये एज अ एविडेंस काम करता है। हाँ या ना, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए होते तो आपको 50,000 वापस भरने पड़ जाते ना, वो केस कर दिया तो, समझा। टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पे जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि हमें इनकम टैक्स कितनी भरनी है गवर्नमेंट को, हमें प्रॉपर्टी टैक्स कितना भरना है गवर्नमेंट को, और जीएसटी अगर भरनी है तो कितनी भरनी है, ये चीज पता करने में और कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है। अब आता है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का यूज क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज समझा दी है। ओनर खुद जानना चाहता है कि प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है, असेट्स है तो असेट्स कितने, मतलब प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कितनी है, लाइबिलिटीज मतलब कर्जे है तो उसको कर्जे कितने पे करने, ये पता करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट, मैनेजर को ये हेल्प करता है क्या, अकॉर्डिंगली प्लान करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, और साथ ही साथ एक्टिविटीज कंट्रोल करने के लिए। इन्वेस्टर को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है बुक कीपिंग कि भाई कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पता करने में हेल्प करता है। फिर आता है कस्टमर को चेक करने में हेल्प करता है कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स कैसा है, कितना सेल हो रहा है, क्या सेल सच में ज्यादा हो रहा है, तो क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस चीज को समझने में हेल्प करता है। फिर गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि इस बिजनेस से एक्चुअल में टैक्स मुझे कितना कलेक्ट करना चाहिए, ये पता करने में हेल्प करता है। लेंडर्स, ठीक है, जो उधारी देने वाले रहते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं कि भाई इसने पिछला जब उधारी लिया था क्या उसने उसको पे किया है टाइम पे कि नहीं पे किया है, और साथ ही साथ क्या इसके बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है कि अगर मैं इसको कर्जा दूं तो ये कर्जा प्रॉपर्ली टाइम पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा, ये चीज समझने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो बिजनेस है, ठीक है, जो बुक कीपिंग है, ये हेल्प करता है बिजनेस को डिसीजन लेने में कि बिजनेस को डेवलप कैसे करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, इस चीज को समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। तो आज का हमारा जो पहला सेशन है यहीं पे एंड होता है। होप्स यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने वीडियो को 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, मतलब पसंद आए तो लाइक कर देना, 5-6 मोबाइल से लाइक कर देना, और दोस्तों शेयर भी करना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, तो अपना ध्यान रखना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।